खबर नोएडा से है, जहां फर्जी कॉल सेंटर ऑपरेट कर सोशल सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिकन नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अमेरिकी जांच एजेंसी से मिले इनपुट के बाद कोतवाली फेस 1 पुलिस ने सेक्टर 6 में चल रहे कॉल सेंटर पर छापेमारी की। उन्होंने यहां से 84 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया है और वहीं गिरोह के सरगना फरार हो गए। पुलिस को छापेमारी के दौरान 150 कंप्यूटर सेट, 13 मोबाइल, एक बड़ा सर्वर और एक क्रेटा गाड़ी, 20 लाख रुपए नगद समेत काफी सामान यहां से बरामद हुआ है। इसी बिल्डिंग में आप देखिए कि फर्स्ट फ्लोर पर कॉल सेंटर लंबे समय से यहाँ पर संचालित हो रहा था और जिसमें जानकारी ये मिली है कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर ये लगातार यहाँ पर संचालित हो रहा था और कहीं ना कहीं विदेश में सीधा ये कांटेक्ट करते थे। नागालैंड और मणिपुर के सबसे ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर जो पुलिस की हिरासत में है और कहीं ना कहीं ये भी सामने आया है कि अब तक लड़के और लड़कियाँ 84 की संख्या सामने आई है। हालांकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी जो देखा जा रहा है कि जो मालिक की तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि यहाँ से बैठकर, नोएडा से बैठकर कहीं ना कहीं सीधा विदेश लोगों को टारगेट किया करते। तो अब तक की जो देखा जा रहा है कि तकरीबन अरबों रुपए की ठगी कर चुके हैं। हालांकि इनके पास से लगभग 150 कंप्यूटर इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से अन्य जो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं जो जिनसे ये काम किया करते थे, माउस, सीपीयू, तमाम जो दस्तावेज है वो इनके पास से बरामद हुआ और कहीं ना कहीं ये नोएडा पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया। इसी बिल्डिंग पुलिस ने नोएडा पुलिस ने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया है। सर, किस तरीके से ये खुलासा किया है और कैसे पुलिस के हाथ ये सफलता लगी है? एक जानकारी हम लोगों को मिल रही थी कि बहुत जो है वो दिनों से एक कॉल सेंटर रन कर रहा है। उस पर हमारी टीम ने रेड की। रेड करने पे मौके से 84 लोग मिले जो कि इस कॉल सेंटर्स में काम कर रहे थे और पर्पसफुली जो है वो फ्रॉड कर रहे थे। इसके फ्रॉड करने का जो तरीका था वो ये था कि ये लोग कॉल करते थे, एक मैसेज जो है वो ड्रॉप करते थे यूएस सिटीजन्स को और जैसे ही वो मैसेज को क्लिक करते थे वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से कॉल इनके यहाँ लैंड हो जाती थी और फिर इनका काम शुरू हो जाता था। ये बताते थे कि हमारा जो है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका जो है ब्रीच हो गया है, उसको अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए आप जो है वो ये कार्रवाइयाँ करिए, जिसमें कूपन्स हैं, जिसमें जो है वो बिटकॉइंस हैं, इसके माध्यम से आप सेव कर सकते हैं। और उसमें जो है वो जो इन्वॉल्व हो जाते थे उनका जो है वो ये पैसा फ्रॉड कर लेते थे। तो इस तरह से 30 से 40 लाख रुपए जो है वो पर नाइट में ये करते थे। सर, पकड़े गए कर्मचारी कहाँ के बताए जा रहे हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? ये इसमें काफ़ी लोग 84 लोग हम लोगों ने जो है वो अरेस्ट किए हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, दिल्ली के भी हैं और जगहों के भी हैं और 20 लाख रुपए जो है इसमें मौके से रिकवर हुआ। एक गाड़ी रिकवर है, 150 कंप्यूटर्स इसमें रिकवर है। बाकी 2 लोग इसमें अभी एब्सकॉन्डिंग है, हर्ष और योगेश, इनकी भी तलाश की जा रही है। सर, मास्टरमाइंड कौन है इसका? हर्ष और योगेश जो है वो इसको संचालित करते थे। जल्दी इनको भी पकड़ा जाएगा। लगभग कब से चल रहा था? 4 महीने से जो है जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डीसीपी हरिश्चंद्र, जिनका साफ कहना है एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया है। हालांकि ये लगभग 4 महीने से लगातार संचालित हो रहा था और कहीं ना कहीं पुलिस की जो डीसीपी जो हरिश्चंद्र बता रहे थे कि 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें अभी जो मास्टरमाइंड है गैंग के जो 2 लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी फरार हैं, उनके लिए अभी पुलिस तलाश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया। पुलिस ने थाना फेज 1 को एक सूचना प्राप्त हो रही थी बहुत दिनों से कि एक नाइट में कॉल सेंटर चल रहा है, जिस पे एडीसीपी और एसीपी के जो है वो सुपरविज़न में एक रेड की गई और रेड करने पे जो है वो एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर जो 150 डेस्कटॉप की कैपेसिटी का था, इसको जो है वो पकड़ा गया। इसमें 84 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष हैं और ये रात्रि के समय चलता था। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये यूएस के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड करते थे। यूएस के सिटीजन्स को और ये एक मैसेज के माध्यम से उनको, वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से उनको एक मैसेज डालते थे कि आपका सोशल सिक्योरिटी। और खबर बाराबंकी से है, जहां मुख्तार अंसारी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और फर्जी एम्बुलेंस मामले में सुनवाई हुई है। एआरटीओ पंकज सिंह से जिरह पूरी हो चुकी है। 4 सितंबर को कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी और मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी।
तो एआरटीओ पंकज सिंह से जिरह पूरी हो चुकी है और अब 4 सितंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। बाराबंकी से खबर, जहां मुख्तार अंसारी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और फर्जी एम्बुलेंस मामले में आज सुनवाई हुई। अब 4 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय हो चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। तो एआरटीओ पंकज सिंह से जिरह पूरी हो चुकी है और 4 सितंबर को अब कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। भोलानाथ हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। भोलानाथ, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? बाहुबली मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर आज वादी मुकदमा जो थे तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह से जिरा संपन्न हुई और जिरा कई पेशी के दौरान हुई। इस दौरान बाहुबली मुख्तार अंसारी ऑनलाइन अदालत में पेश हुए। इसके साथ ही जो 12 अन्य आरोपी थे उनकी हाजिरी माफी न्यायालय में आई है। हालांकि अब अगली सुनवाई सितंबर माह में लगाई गई, जिसमें अन्य साक्ष्य के लिए गवाहियां पेश होंगी। जी बहुत शुक्रिया भोलानाथ जानकारी के लिए। तो 4 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के अंतर्गत 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरण किया, जहां सीएम ने उन्हें ई स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने अभिनव योजना शुरू की, रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को लोन दिया और हमारी कोशिश ये है कि सरकार गरीब के हमेशा साथ खड़ी रहे। लगभग 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश दे रहा है। यानी इन 15 लाख स्ट्रीट वेंडर को 2020 के पहले अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए जब वह किसी साहूकार से पैसा लेता था तो उसने अगर दिन में 1,000 रुपया लिया तो सायंकाल तक पैसा वापस करते करते उसे 1,200-1,500 रुपये वापस 1,000 रुपये के बदले 1,200-1,500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि आप 10,000 रुपये अगर किसी बैंक से ले रहे हैं और उसको डिजिटल पेमेंट के साथ आपने किया, जोड़ लिया, तो आपका ब्याज लगभग फ्री हो गया। समय से किस्त आप चुकाइए, ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को उपलब्ध हो गई। व्यवहारिक धरातल पर जिस व्यक्ति ने आम जन की पीड़ा को समझा है वही इस प्रकार की योजनाओं को बना सकता, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और इसीलिए एक गरीब के लिए, जिस स्ट्रीट वेंडर के लिए कभी कोई योजना नहीं थी, ये तो हम सुनते थे, स्ट्रीट वेंडर को उजाड़ दिया, स्ट्रीट वेंडर को हटा दिया, स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ जो आवारा लोग जाते थे पैसा वसूली करते थे, प्रताड़ित करते थे। और घोसी उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बीजेपी से बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उमेश पांडे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उमेश पांडे को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। पिछले कई दिनों में समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और न्यूज वन इंडिया ने यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। इस दौरान नरेंद्र कश्यप ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र कश्यप,
मंत्री जी, आज आपने दोनों विभागों को लेकर, जिसमें पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन दोनों विभागों के कामों को रखा है, इसमें महत्वपूर्ण सवाल दो उठते हैं। एक तो दिव्यांगों के विद्यालय में जो उनकी शिकायतें होती हैं, आपने कहा कि वो जिला स्तर पर सुनी जाएंगी। दूसरे जो पिछड़े वर्ग की जो छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति है, उसको लेकर भी बहुत कुछ शिकायतें थी। तो इन दोनों विषयों पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने विस्तार से इस सारे संदर्भ में बता दिया है कि स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े हृदय से बजटीय प्रबंधन में वृद्धि की है। आने वाले इस वर्ष में हम उत्तर प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने में कामयाब होंगे। जहाँ तक दिव्यांगजनों की समस्याओं का सवाल, मैंने पहले बताया कि दिव्यांग आयुक्त का कार्यालय हमारा हमेशा ओपन है। ऑनलाइन समस्या सुनने का भी हमारे यहाँ प्रावधान है। जनपदीय स्तर पर अधिकारी हमारे बैठते हैं। उसके बाद भी दिव्यांगजनों को की सुविधा की दृष्टि से मोबाइल कोर्ट की एक परंपरा को लागू करके हम दिव्यांगजनों की हर समस्या के निदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ है, कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी बैठक की थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो इसको क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राहत भरी बात है या इसका आप नुकसान देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का भी खेमा तैयार है, जिसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, आप और आपके साथ भी एक पूरे गठबंधन दल हैं। बहुजन समाज पार्टी किसके साथ चुनाव मिलकर लड़ेगी नहीं लड़ेगी, उनका अपना फैसला है। बहन जी को फैसला लेना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने एक फैसला जरूर ले लिया है। 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जिस गति के साथ देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष की हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं, उस सब के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता यूपी में एनडीए को यानी भाजपा को 80 की 80 सीट जिताना चाहती है। ऐसा संदेश अभी से मिलना शुरू हो गया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मिलके लड़े ना लड़े, समाजवादी पार्टी लड़े ना लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ था और अगले चुनाव में और ज़्यादा होने वाला है। कांग्रेस नेशनल पार्टी है और आज उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष उनका कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, बदल दिया है। मानते हैं कुछ चुनौती होगी जब पूरा विपक्ष एक साथ होगा? कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व के लिए जूझ रही है। लोगों ने नकार दिया है परिवारवाद, जातिवाद, ये व्यक्तिवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति का भी अंत हो गया है। लोग समग्रता के रूप में देखते हैं, लोग राष्ट्रवाद के रूप में अब तैयार हो रहे हैं। इसलिए अब इन पार्टियों का कोई मतलब उत्तर प्रदेश या देश के लोकसभा के चुनाव में कोई बहुत बड़ा नजर नहीं आएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 से भी अधिक समर्थन के साथ देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, जो बता रहे हैं कि हमने दोनों विभागों में कार्य प्रणाली को सरल किया है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। जहां तक बसपा और कांग्रेस का सवाल है, वो कहीं भी खड़े नहीं हो रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं। कैमरामैन अवनीश के साथ मैं इसके वाजपेयी न्यूज। और यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। साथ में अजय राय जी हैं। सर, आज आप चुने गए हैं प्रदेश अध्यक्ष पद पे, क्या जिम्मेदारी होने वाली है? जिम्मेदारी हम सबको लेकर, जितने कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का मेहनत, उनका प्यार, हम सब लोग मिलकर 2024 में मोदी को प्रतिष्ठित करेंगे और देश में जो आज दबाने और कुचलने की राजनीति हो रही है, उसको समाप्त करेंगे। तैयारियां क्या रहने वाली 2024 को लेकर? हम लगातार अब ये सड़कों पर रहेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। हमारा एक कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है। टीम नहीं गठित हो पाई थी, जिसके वजह से शायद आज सब टीमें आपको मिल जाएंगी। आने वाले महीने में आपको सारी टीमें। प्रियंका गांधी कहाँ चुनाव लड़ रही हैं, इसको लेकर अब ये उनकी जहाँ शिक्षा होगी लड़ेंगी। अगर वो जहाँ चाहेंगी, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के लेकर क्या अमेठी के लिए दावे किए जा रहे हैं? अमेठी की जनता राहुल गांधी को पुकार रही है, राहुल गांधी को बुला रही है। अजय राय के आने के बाद क्या बदलाव होने वाले हैं? ये बदलाव दिख रहा है, सामने देखिए, कैमरा उठाइए, यही बदलाव है अजय राय के आने के बाद। बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का अंदर उत्साह है और कार्यकर्ता बिल्कुल जो है आज वो बने हुए है, वो यहाँ साफ है कि आने वाले
समय में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक बड़ा बदलाव करने के लिए जो है वो तत्पर है, इसको लेकर के कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो जहां भी चाहेंगे उन चुनाव लड़ेंगे, पूरा समर्थन उनको मिलेगा। कैमरामैन अमित सहानी के साथ मैं संदीप मिश्रा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।